संस्कृत बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे कारक प्रकरण के भाग 2 के संदर्भ में। इसके पूर्व में संस्कृत व्याकरणांतर्गत हमने कारक पर चर्चा की थी। कारक प्रकरण आरंभ करने के पूर्व कारक शब्द पर विशेष रूप से दृष्टिपात किया गया था। कारक शब्द में कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, धातु किस अर्थ में है, प्रत्यय किस अर्थ में है, और दोनों से संपृक्त होकर वह किस प्रकार का अर्थ प्रदान करता है, कितने लिंगों में वह शब्द बना करता है, किस प्रकार से संस्कृत जगत में उसका व्यवहार हुआ करता है, इन सभी तथ्यों पर विशेष विमर्श किया गया था। कारकों की संख्या कितनी है और उसके अंतर्गत कौन कौन से गंभीर तथ्य हैं जो आज के विशेष प्रतिस्पर्धा जगत में विद्यार्थियों हेतु भी उपयोगी हैं। इन सब तथ्यों को लेकर के हम लोगों ने विशेष विमर्श किया था, विशेष चर्चा की थी और विभिन्न तथ्यों को विश्लेषणात्मक तरीके से देखा था। आज उस कारक प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए उसके भाग 2 पर हम दृष्टिपात करेंगे। कारक प्रकरण, जिसे मूल रूप में विभक्त्यर्थ प्रकरण कहा गया था, वह 7 विभक्तियों के साथ समन्वित होकर के आज भट्टोजी दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी के द्वारा विशेष रूप से आलोकित कराया जाता है और तमाम सारे जिज्ञासु विद्यार्थी, परीक्षार्थी उसी सिद्धांत कौमुदी में विद्यमान रहने वाले कारक प्रकरण को मूलाधार बनाते हैं और तदनुसार सूत्र प्राप्त करके उसमें सन्निहित रहने वाले विभिन्न बिंदुओं का रेखांकन करते हैं। मित्रों, आज का हमारा विषय कुछ यही है, कारक प्रकरण भाग 2 संस्कृत व्याकरणांतर्गत। अब इसमें कुल 7 विभक्तियां हैं जिनमें विभिन्न सूत्रों का आवंटन किया गया है, पल्लवन किया गया है। हम सबसे पहले प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आने वाले सूत्रों पर दृष्टिपात करना प्रासंगिक समझेंगे। प्रथमा विभक्ति प्रथ विस्तारे धातु से अमच प्रत्यय करके प्रथमा और वी उपसर्ग पूर्वक भज धातु से अक्तन प्रत्यय करके विभक्त शब्द निष्पन्न होता है। प्रथमा जो प्रथ विस्तारे धातु से अमच प्रत्यय किया गया है, अमच के चकार की हलंत्यम से संज्ञा हो जाती है, तस्य लोके से लोप से लोप, अमर शेष बचता है। प्रथ के थ में हलंत होता है और उससे अम लगा देने पर प्रथम बनता है। फिर स्थित विवक्षायाम अजाद्यतष्टाप्यनेन सूत्रेण प्रथमा इति शब्दः निष्पद्यते तर्हि यत्र प्रथमा इति शब्दः परिदृश्यते एव। तो यहाँ प्रथमा शब्द है जो प्रथ विस्तारे धातु से अमच प्रत्यय के योग से और टाप प्रत्यय संपृक्त करने से बना हुआ है। और दूसरा शब्द है विभक्ति जो भज धातु से स्त्रियामक्तिन, स्त्रीलिंग में अक्तिन प्रत्यय होता है, नित्य स्त्रीलिंग का शब्द बनाता है, उससे ती लगा हुआ है, भज धातु है, उपसर्ग है, बन गया विभक्ति। तो ये प्रथमा विभक्ति है और प्रथमा जो विशेष रूप से फैली हुई है, विस्तृत है, पहले नंबर की है। तो अतएव ऐसी उस प्रथमा विभक्ति के संदर्भ को हम विशेष रूप से प्रज्ञात करना चाहेंगे। प्रथमा विभक्ति में जिस सूत्र विशेष का हमें परिज्ञान कराया गया है, उसका प्रथम अवतरण किया गया है, वह है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये सूत्र है। लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी जो वरदराजकृत है उसमें 888वें नंबर का ये सूत्र है। यह वरदराज का क्रम है जो लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में व्यवहृत है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में 2 3 46 लिखा है। ये 2 माने अष्टाध्यायी जो पाणिनिकृत है, उसके दूसरे अध्याय के 3 माने तीसरे पाद के 46वें नंबर का ये सूत्र है। यह सूत्र कौन सा है? क्योंकि सूत्र कुल 6 प्रकार के हैं, संज्ञा च परिभाषा च विधि नियमेव च अतिदेशोधिकारस्य षड्विधम सूत्रमुच्यते एतेषु 6 सूत्रेषु मध्ये
अयम विधि नामकः सूत्रम, विधि नामकम सूत्रम अत्र समवतरितम वर्तते। तो विधि नाम का सूत्र यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए ये भी सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का सूत्र है, संज्ञा सूत्र है, परिभाषा सूत्र है, विधि सूत्र है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे कि यह विधि सूत्र है। अब यहाँ प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा ये सूत्र है और इसमें विभिन्न शब्द हैं। एक एक शब्द को तोड़ करके अलग कर लेना प्रासंगिक होता है, तब जाकर के पूरी बात उभर करके निकल करके खुल करके सामने आती है। हम इसको जरा तोड़ें। तो यहाँ पहला शब्द है प्रातिपदिकार्थ। अब इसको तोड़ेंगे, ये समस्त पद है, समास में है। तो प्रातिपदिक से अर्थ है कि प्रातिपदिकार्थ, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। पहला समास है प्रातिपदिक से अर्थ इति प्रातिपदिकार्थ, षष्ठी तत्पुरुष समास। अब प्रातिपदिकार्थ में भी दो शब्द हैं, प्रातिपदिक, दूसरा अर्थ। कौन सा पद प्रधान है ये पूछा जाता है, प्रातिपदिक प्रधान है कि अर्थ प्रधान है? तो आप कहेंगे कि यहाँ अर्थ पद प्रधान है, क्योंकि तत्पुरुष समास में परवर्ती पद की प्रधानता होती है। प्रायेण उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः। तो इसलिए प्रातिपदिक से अर्थ है प्रातिपदिकार्थ षष्ठी तत्पुरुषः समासः उत्तर पद से प्राधान्यम वर्तते। तो हो गया प्रातिपदिकार्थ। दूसरा शब्द है लिंग, तीसरा है परिमाण और चौथा है वचन। इसमें मात्र शब्द लगा हुआ है। अर्थ होता है प्रातिपदिकार्थ में, प्रातिपदिकार्थ से युक्त लिंग में, प्रातिपदिकार्थ से युक्त परिमाण में और वचन में केवल प्रथमा विभक्ति दिखाई पड़ती है, प्रथमा विभक्ति होती है। उसके अनुसार हम पहला समास तोड़ लिए, प्रातिपदिक से अर्थ प्रातिपदिकार्थ षष्ठी तत्पुरुष। फिर आगे बढ़ाते हैं, प्रातिपदिकार्थस्य लिंगम च परिमाणम च वचनम च इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि। कितने शब्द हो गए? 4। प्रातिपदिकार्थस्य लिंगम च परिमाणम च वचनम च। तो इसलिए कुल हो गए 4। जब चारों को आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि। कौन सा समास बनेगा? इतरेतर द्वंद्व समास बनेगा, क्योंकि इतर इतर अलग अलग पद हैं और परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, द्वंद्व और तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाला जो बाद वाला शब्द है उसके अनुसार ही लैंगिक विधान होता है। आते बाद वाला शब्द है जो वचन, वह नपुंसक लिंग में रहता है। लुट् प्रत्यय संयोगे कृते वचनमिति शब्दः संस्कृत भाषायां नपुंसक लिंगेन एव लिंगत्वेन एव परिदृश्यते। लुट् प्रत्यांत शब्द हमेशा नपुंसक लिंग में होते हैं, इसलिए वचनम वचने वचनानि रूप चलता है। तो उसके हिसाब से नपुंसक लिंग बहुवचन में रूप बन जाता है। संख्या अगर 2 से अधिक है, 3 या उससे ज्यादा है, तो बहुवचन बनेगा और अंतिम वाले शब्द के अनुसार लिंग विधान होगा। अतएव प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि, ये हो जाता है द्वंद्व तत्पुरुष समास। और ये द्वंद्व इतरेतर होता है, इतर इतर। तो प्रातिपदिकार्थ लिंगम च परिमाणम च वचनम च इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि इतरेतर द्वंद्व समासः। ये ध्यान रखिएगा, ये हायर एजुकेशन का सवाल है, ये यूजीसी का सवाल है, स्तरीय परीक्षाओं में ये पूछा जाने वाला सवाल है। तो इसलिए एक सवाल तो यही बन गया, प्रातिपदिक से अर्थ प्रातिपदिक का एक समास और दूसरा समास बन गया द्वंद्व समास जो इतरेतर है। तो 2 समास निष्पन्न हो गए। फिर एक शब्द और जुड़ा है, मात्र शब्द। जब कई शब्दों के समास होते हैं तो पृथक पृथक करके तोड़ने पड़ते हैं और निर्वचन करने में अगर आप सिद्ध हो गए तो फिर भाषा आपको आने लगेगी। तो इसलिए थोड़ी सी शुरू में भले ही मशक्कत लगे, ये लगे कि इसमें विशेष श्रम है, परंतु भाग्य नहीं, न दैन्यम च पलायनम। और जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे वह आसान होता जाएगा। तो इसलिए एक शब्द जुड़ गया है और भी मात्रम। तो मात्र शब्द के साथ बन जाता है प्रातिपदिकार्थस्य लिंगम च परिमाणम च वचनम च इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि। आप कहेंगे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम। तो ये मात्रम को एव कहा गया। मात्र शब्द के साथ ये शब्द मिलाकर के मयूरव्यंजकादि समास बनाता है।
और मयूरप्यंसकादि समास यही होता है जहां विशेषण विशेष से भाव उलट जाए, क्योंकि कर्मधारय समास में विशेषणम विशेषण बहुलम ये सूत्र काम करता है। वहां विशेषण पहले होता है, विशेष बाद में होता है, पर मयूरप्यंसकादि में विशेषण बाद में हो जाता है और विशेष पहले हो जाता है, क्योंकि मयूरप्यंसका ये शब्द ही बना हुआ है। व्यंसका माने चालाक और मयूरा माने मोर, तो चालाक मोर को व्यंसक मयूरा कहना चाहिए था, परंतु भाषा में मयूरप्यंसका ये प्रयोग हुआ, इसलिए ऐसे स्थलों पर देखा जाता है कि विशेषण बाद में हो जाता है और विशेष पहले हो जाता है, तो ये कर्मधारय के बजाय मयूरप्यंसकादि समास कहा जाता है। तो यहाँ मात्र शब्द पहले होना चाहिए था, परंतु यह बाद में दिखाई पड़ रहा है। अतएव प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम, यहाँ तक जब पूछा जाएगा तो ये समास हो गया मयूरप्यंसकादि समास। तो ये जो समास है मयूरप्यंसकादि, ये नित्य समास है, और नित्य समास का जो विग्रह होता है वह अश्वपद विग्रह होता है। तो इसलिए अश्वपद विग्रह करने के लिए प्रातिपदिकार्थस्य लिंगम च परिमाणम च वचनम च, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि और मात्रे के लिए एव, माने प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम, ये बनता है। तो यहाँ जो एव है वह मात्र से अतिरिक्त है, हट करके है, इसलिए अश्वपद विग्रह है, और जब अश्वपद विग्रह है तो समास नित्य है। तो अब बन गया प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम तस्मिन, माने सप्तमी का अर्थ देगा, तब हो जाएगा शब्द प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे। तो इसलिए प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे सप्तमी विभक्ति एक वचन का शब्द है। तो माने प्रातिपदिकार्थ में और प्रातिपदिकार्थ मात्र में और लिंग मात्र की अधिकता में, माने प्रातिपदिकार्थ धन लिंग में, ये सब बाद में एक एक करके अलग अलग बताऊंगा। अभी तो केवल शब्द पर ध्यान दे दीजिए, क्योंकि इससे 2-3 सवाल निष्पन्न होने की संभावना है। तो इसलिए प्रातिपदिकार्थ में और प्रातिपदिकार्थ धन लिंग, इसलिए ये सब इनके साथ प्रातिपदिकार्थ भी जुड़ा है। तो इसलिए प्रातिपदिकार्थ और लिंग मात्र में, प्रातिपदिकार्थ और परिमाण मात्र में, ये न समझ लीजिए केवल लिंग में केवल परिमाण में, कभी कभी ऐसा भी होता है, और विद्यार्थी अच्छा विद्यार्थी भी लड़खड़ा के गिर पड़ता है। इसलिए शब्द पर पूरा ध्यान दीजिए, गंभीर ध्यान दीजिए, विशेष रूप से सूत्रों के साथ। तो इसलिए प्रातिपदिकार्थ धन परिमाण में वचन के साथ किंतु नहीं है। तो इसलिए केवल वचन का अर्थ है संख्या, संख्या मात्र में या वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती, वचन में क्यों नहीं है ये भी आगे बताऊंगा। तो इसलिए एक एक पद पर प्रकाश डालना आवश्यक है, और डालेंगे। इस भाग में न हो पाया तो तीसरे भाग में हम इन सब बिंदुओं पर चलेंगे। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, माने प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र की अधिकता में या प्रातिपदिकार्थ धन लिंग में, प्रातिपदिकार्थ धन परिमाण में, और वचन माने संख्या मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। इतने में प्रथमा देखी जाती है। यहाँ जो मात्र शब्द है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कभी कभार पूछा जा सकता है एजुकेशन में कि मात्र शब्द का क्या अर्थ है, तो ध्यान रखिएगा मात्र शब्द यहाँ निश्चयार्थक है। अब उदाहरण के अर्थ में आया है, निश्चय के अर्थ में आया है, और यदि इसको न देते तो जो यहाँ प्रातिपदिक के साथ लिंग और परिमाण आदि अधिक अर्थ हैं, इनमें प्रथमा हो रही है, तो इनके साथ साथ जो अन्य कारक हैं कर्म आदि, तो कर्म आदि अर्थ देने वाले जो कारक हैं उनमें भी प्रथमा होने लगती। तो इसलिए भी यहाँ मात्र का होना आवश्यक था। और जो मात्र शब्द है ये सब के साथ जुड़ा हुआ है, प्रातिपदिकार्थ के साथ भी, लिंग के साथ भी, परिमाण के साथ भी और वचन के साथ भी। क्यों? क्योंकि ये कानून है, इसको मैंने लिख दिया है यहाँ, द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकमभिसंबध्यते, माने द्वंद्व समास में रहने वाले जो अंत में विद्यमान रहने वाला श्रूयमाण पद है वह प्रत्येक के साथ संबद्ध हुआ करता है। तो ये समास बनता है द्वंद्व, और उसके अंत में विद्यमान रहने वाला जो शब्द है मात्र, वह सबके साथ, प्रातिपदिकार्थ के साथ, लिंग के साथ, परिमाण के साथ, वचन के साथ, सबके साथ ज्वाइंट हो जाता है, जुड़ जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अलग अलग शब्दों पर विशेष डिटेल करेंगे। उसके पूर्व एक सामान्य रूप से प्रातिपदिकार्थ मात्र में, प्रातिपदिकार्थ धन लिंग में, प्रातिपदिकार्थ और परिमाण में तथा वचन माने संख्या मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, किया जाता है, उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है, ये अर्थ व्यवहृत होता है।
अब हमें यह ध्यान रखना है कि जो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा है, इसमें एक एक शब्द का क्या अर्थ है। चूंकि हमें समय सापेक्ष चलना होता है, इसलिए हम ये भी ध्यान रखते हैं कि सूत्र बहुत बड़ा है तो फिर एक भाग के अंतर्गत पूर्ण नहीं हो किया जा सकता, इसलिए 25-30 मिनट से ज्यादा के वीडियोज नहीं बनाए जा सकते। तो इसलिए प्रातिपदिकार्थ ये पहला शब्द है। तो आज हम इस प्रातिपदिकार्थ पहले शब्द पर विशेष रूप से दृष्टिपात करना प्रासंगिक समझ रहे हैं, और आज ना हो पाए तो इसके बाद फिर तीसरे भाग के अंतर्गत हम लिंग को, परिमाण को, वचन को, मात्र को, इन और मात्र क्यों इसमें लगा हुआ है, मात्र का क्या प्रयोग है, और विश्लेषणात्मक तरीके से गंभीरता के साथ देखेंगे। तो आज पहले हम प्रातिपदिकार्थ शब्द पर दृष्टिपात करते हैं। जो प्रातिपदिकार्थ शब्द है वह बना कैसे है, उसकी मूल अवस्था क्या है, उसका मूल शब्द क्या है, तो उस पर हम जरा सा दृष्टिपात करते हैं। तो हम ये देखते हैं, हम ये पाते हैं कि जो शब्द है मूल वह पद है, और पद के आगे जब हम देखते हैं तो पद के बाद प्रतिपद बनता है, और प्रतिपद से प्रातिपदिक बनता है, और फिर प्रातिपदिकार्थ बनता है। ये देखिए नीचे से लिखा हुआ है, पद के बाद प्रतिपद, प्रतिपद से प्रातिपदिक, और प्रातिपदिक से प्रातिपदिकार्थ। तो इसलिए जो पद है ये भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पद धातु है, पदगतो धातु है, चलने, संचरण करने, आने जाने, हिलने डुलने, पहुंचने के अर्थ की धातु है, इसको कहते हैं हम पद। तो इसलिए पद धातु से तमाम सारे शब्द, इसीलिए जो पैर बना हुआ है पद धातु घई प्रत्यय से हो गए, कहते पाद शब्द संस्कृत भाषायाम निष्पद्यते, तो इसलिए चलने के अर्थ में। तो इसलिए वही पद धातु है, और उससे पद धातु और प्रत्यय से योगे करते पदवत शब्द संस्कृत भाषायाम निष्पद्यते। और वहां कहा गया था संज्ञा प्रकरण में सुप्तिंगंतम पदम, माने सुप और तिंग जिनमें लगे हुए ऐसे शब्दों का नाम पद है। तो इसलिए वही पद शब्द यहाँ है। पद शब्द में प्रति नाम का उपसर्ग लगाते हैं तो यह समास बनाता है अनव्ययम अव्ययम भवति अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास में जो अव्यय नहीं है उन्हें अव्यय बनाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पदम पदम प्रतिपदम, पदम पदम प्रतिपदम, माने प्रत्येक पद को प्रतिपद कहते हैं, अव्ययी भाव समास है। तो इसलिए पद से प्रतिपद बना अव्ययी भाव समास होकर के। तो पदम पदम इति प्रतिपदम और प्रतिपदे भव प्रातिपदिकम। फिर प्रतिपद या प्रतिपदा शब्द से ठंग प्रत्यय लगता है, तो प्रतिपदा इति शब्दात् ठंग प्रत्यय से योगे करते प्रातिपदिके इति शब्दः संस्कृत भाषायां निष्पद्यते। तर्हि प्रातिपदिकः प्रातिपदिकम वा प्रायः प्रातिपदिकम का प्रयोग नपुंसक लिंग में किया गया है। जो ठंग प्रत्यय है इस प्रकृति के तीन प्रत्यय तद्धित के हैं, ठक है, ठई है और ठन है। जो ठक है उसमें किति से आदि होती है, और जो ठई है वो काला ठई, प्रायः समयवाची कालवाची शब्दों के साथ इसका व्यवहार दिखाई पड़ता है, इसलिए वह लगा करता है ठई। तो उससे तमाम शब्द मासिक है, वार्षिक है, दैनिक है, सांवत्सरिक है, ये सभी कालबोधक होते हैं। प्रतिपदा भी है, ये तिथियां हैं, ये भी काल पर ही आधारित है, इसलिए काला ठई इत्यनेन सूत्रेण अत ठई प्रत्यय से योगः कृतः। तो इसलिए बन जाता है प्रातिपदिका। तो पद से बना प्रतिपद और प्रतिपद से बना प्रातिपदिक। अब ये प्रातिपदिक शब्द में एक अलग और शब्द लगा अर्थ, तो बन गया प्रातिपदिकार्थ। यह वही प्रातिपदिकार्थ है। हम प्रातिपदिकार्थ पर विचार करें, इसके पूर्व हमें प्रातिपदिकम पर विचार कर लेना आवश्यक है। उस पर विचार करने के लिए यहाँ शब्द दिया गया है प्रातिपदिकम। अब ये प्रातिपदिक क्या है, इसके संबंध में पाणिनि का क्या मत है, जरा उस पर हम दृष्टिपात कर लें। आचार्य पाणिनि जो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने अपने पूर्ववर्ती वैयाकरणों के मतों का भी अध्ययन किया था, और पग पग पर उनका उपस्थापन भी दिखाई पड़ता है। तमाम उनके मत ऐसे हैं जो वैकल्पिक रूप से पाणिनि के द्वारा उनका विधान किया गया है। तो उन्होंने पाणिनि ने देखा था कि जो संस्कृत में शब्द निर्माण की प्रक्रिया है, यह दो रूपों में प्रायः सिद्ध होती चली आ रही थी। एक पक्ष ऐसा था जो यह कह रहा था कि शब्द में कोई धातु नहीं है, कोई प्रत्यय नहीं है, केवल कुछ अर्थ देता है वह किसी
पिंड आदि का, तो ऐसे उस शब्द को सार्थक माना जाए और भाषा में उसे प्रयोग के योग्य माना जाए, उसका प्रयोग किया जाए। तो ये एक धड़ा काम कर रहा था, जिसने कहा कि न कोई धातु है न कोई प्रत्यय है, बल्कि सीधे सीधे शब्द दिखाई पड़ रहा है, विधिवत है और उसका कोई न कोई अर्थ लोक में है, अतएव उसे शब्द माना जाए और उसका व्यवहार किया जाए। इसे उन्होंने अव्युत्पत्ति पक्ष कहा है। तो इसलिए पूर्ववर्ती जो वैयाकरण थे उनके मतों को प्रायः स्वीकृति प्रदान करते हुए आचार्य पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में पहले उनके मतों का ही विन्यास किया, अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम कह करके। उन्होंने कहा अर्थवत ऐसे शब्द जो अर्थवान हैं, सार्थक हैं, किंतु अधातु उनमें कोई धातु नहीं है और अब प्रत्यय उनमें कोई प्रत्यय भी नहीं लगा है, किंतु वे अर्थवान हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें प्रातिपदिक कहा जाए। शब्द कैसे हैं? कहा अर्थवत, अर्थ वाले हैं, अर्थ से युक्त हैं। अधातु माने धातुहीन है, धातु से रहित है, इनमें कोई धातु नहीं रहती। और अब प्रत्यय कोई प्रत्यय भी इनमें नहीं लगे हैं। यदि ऐसा माना जाए तो वे शब्द भी प्रातिपदिक कहे जाएंगे। तो ये जो एक धड़ा काम कर रहा था उसको इन्होंने पहले अवतरित किया, पहले उतारा, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम कह करके। दूसरा धारा जिसको ऐसा लगता है कि पाणिनि का अपना मत भी वही था और बहुत सारे लोगों का मत था, उसको उतारा। कृत तद्धित समासाश्च ऐसे शब्द जिसके अंत में कृत प्रत्यय लगे हुए हैं, कृदंत शब्द हैं, जिनमें तद्धित प्रत्यय लगे हुए हैं और जो समास शब्द हैं, ये तीनों भी प्रातिपदिक कहे जाएं। माने जो पहला मत है वह अव्युत्पत्ति पक्ष का है, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, जो शब्द अर्थवान है और अधातु धातुहीन है, प्रत्ययहीन है, वे प्रातिपदिक है। दूसरा मत है जो कृदंत शब्द हैं, तद्धित प्रत्यय से मिलकर बने शब्द हैं या समास वाले शब्द हैं, इनको भी प्रातिपदिक कहा जाए। ध्यान रखिए, एक बार प्रातिपदिकम कह दिया गया था तो दोबारा प्रातिपदिकम नहीं कहा गया, क्योंकि पाणिनि एक बात दोबारा नहीं कहते अगर उसी अर्थ के अर्थ की बात है तो उसको इन्होंने चय से कहा, चय लिख दिया, इसका मतलब आप मान लीजिए कि ये प्रातिपदिकम ये। तो इसलिए यहाँ प्रातिपदिकम शब्द का अध्याहार हो जाता है, अनुवर्तन हो जाता है दूसरे सूत्र में। और ये जो दूसरा सूत्र है ये व्युत्पत्ति पक्ष का है। तो ये जो पहला है वह अव्युत्पत्ति पक्ष और जो दूसरा है वह व्युत्पत्ति पक्ष, निर्वचन पक्ष। अलग अलग तोड़ तोड़ कर हम बता देते हैं कि ये धातु है, ये प्रत्यय है, ऐसे शब्दों की स्थिति। तो इसलिए ये क्रमशः अव्युत्पत्ति पक्ष और व्युत्पत्ति पक्ष दोनों से संबंधित दो सूत्रों का अवतरण किया गया। ये भी एक सवाल है जो हायर एजुकेशन में कभी कभार पूछा जाता है कि प्रातिपदिक विधायक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है या कौन सा नहीं है, या इनमें सन्निहित रहने वाले शब्द। तो इसलिए अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासाश्च, इन दोनों सूत्रों का अवतरण किया गया। तो इसलिए ध्यान रखने की बात यह है कि जो प्रातिपदिक शब्द है वह इन दो को लेकर चल रहा है। यहाँ एक बात ध्यातव्य है कि कृत प्रत्यय निश्चित रूप से धातु से लगते हैं तब जाकर के शब्द बनता है, अन्यथा शब्द निर्माण संभव नहीं होता व्युत्पत्ति पक्ष के अनुसार। तद्धित प्रत्यय को तद्धितांत न कहिएगा, क्योंकि यहाँ तो कृदंत हो जाएगा, किंतु यहाँ तद्धितांत नहीं होगा, क्योंकि तद्धित प्रत्यय कुछ ऐसे भी हैं जो पहले या बीच में भी लग जाते हैं। तो इसलिए ये जरूरी नहीं कि वे अंत में ही लगे। जैसे बहुचाद प्रत्यय हैं तो वे प्रायः अंत में न लग करके बीच में भी लगे हुए देखे गए हैं,
तो इसलिए ये ध्यान में रखा जाता है। बहुपटुवादी कुछ शब्द हैं जो इस प्रकार से देखे गए हैं। पटु शब्द बाद में है और बहुत प्रत्यय बहु पहले ही लग गया है, तो इसलिए ये पहले लगा हुआ दिखाई पड़ जाता है। तो इसलिए तद्धितांत न कहकर के तद्धित प्रत्यय जो शब्द से लगते हैं उनका संयोग भी दिखाई पड़ता है। तो ये भी निर्वचन के अंतर्गत आ जाते हैं, इनको भी तोड़ लिया जाता है। और समास, समास तो एकाधिक शब्द उसमें रहते ही हैं और समझ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, संक्षिप्त कर दिए जाते हैं, तो जाकर के एक शब्द बन जाता है। तो एक शब्द जो बना है तो अभिनव शब्द है। तो इसलिए कृदंत शब्द, तद्धित परक शब्द, तद्धित वाले शब्द और समास वाले शब्द, इनको भी प्रातिपदिक कहें। अब जब प्रातिपदिक संज्ञा बन जाती है तो इस प्रातिपदिक का अर्थ बताने के लिए उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जो इन्होंने कहा प्रातिपदिकार्थ, माने प्रातिपदिक का अर्थ ही प्रातिपदिकार्थ, और प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है, अर्थात प्रातिपदिक का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रथमा विभक्ति वाला जो सूत्र है सुअवजस ये आया करता है। तो इसलिए ये प्रातिपदिकम की परिभाषा बिना समझे हम प्रातिपदिकार्थ की परिभाषा समझें ये आवश्यक भी नहीं है और समीचीन भी नहीं है। तो इसलिए ये प्रातिपदिकम की परिभाषा है, बहुत महत्वपूर्ण है और इनमें से प्रायः सवाल पूछे ही जाते हैं। पुराने समय में तो न्याय शास्त्र और व्याकरण शास्त्र का बड़ा प्रवर्तन देखा जाता। कन्या पक्ष के पंडित ने चैलेंज किया, कहा विद्वान की दृग्बचो ब्रूते कोरोगी कस्य नास्ति कहा कस्यास चंद्रम न पश्यन्ति सूत्रम तत्पाणिर्बदा। वर पक्ष के पंडित से कहा विद्वान की दृग्बचो ब्रूते, विद्वान कैसी वाणी बोलता है, वो रोगी, कौन सा संसार में ऐसा व्यक्ति है जो रोगी है, कस्य नास्ति कहा, और कौन सा व्यक्ति है जो नास्तिक है, कस्यास चंद्रम न पश्यन्ति, किस तिथि का चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता, सूत्रम तत्पाणिर्बदा। सीधा साधा उत्तर नहीं पूछा, कहा ऐसा पाणिनि का सूत्र बताइए जिनमें इन चारों प्रश्नों के उत्तर सन्निहित हो। तो इसलिए जो ज्योतिष दर्शन आदि शास्त्रों की बात थी उसको व्याकरण से जोड़ा। तो वर पक्ष के पंडित ने जवाब दिया, कहा अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, विद्वान की दृग्बचो ब्रूते, विद्वान कैसी वाणी बोलता है, अर्थवद सार्थक वाणी बोलता है। कहता है राम अत्रागच्छ, तो वहाँ राम शब्द का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है तो इसका मतलब कि वह शब्द सार्थक हुआ। तमाम सारे शब्द हैं आजकल तो रिंकू पिन टू टिंग टू मिन टू चिन टू सिन टू, बहुतेरे नाम है भाई। पहले वेदित जबित तमाम नाम होते थे, उनके उनमें धातु और प्रत्यय आप नहीं खोज पाएंगे, इतने आसान नहीं है भले, किंतु वे सार्थक तो है, उनका कुछ न कुछ अर्थ तो दिखाई पड़ रहा है, भले उनमें धातु प्रत्यय न हो तो वे प्रातिपदिक कह लिए जाते हैं। और जब आप उसी राम शब्द में रम क्रीडायाम धातु से घई प्रत्यय करके अलग अलग कर देंगे, जो घूमे वह राम है, रमन्ते योगिनो यस्मिन् सरावः, माने जिसमें योगी घूमा करते हैं वे राम है, और जिनके समग्र जीवन में घूमना ही लिखा था, 14 साल घोर जंगल घूमे, लौट के आए, राजपाट मिला तो धोबी ने नहीं जीने दिया, पत्नी वहां चल गई, जी चली गई, जीवन भर घूमना ही घूमना। इसके पहले सबसे पहले विश्वामित्र के साथ घूमने गए, वहां विवाह आदि हो गया, तो जिनमें बराबर घूमना ही घूमना देखा गया सएव राम। तो इसलिए वह राम क्रीडायाम धातु से घाय प्रत्यय लगकर राम बना है, तो वह राम तद्धित समासास्त्र के अंतर्गत आ जाता है। और जब अव्युत्पत्ति पक्ष केवल एक पिंड विशेष अर्थ लिया जाता है, कोई धातु नहीं कोई प्रत्यय नहीं, तो अर्थवत धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से अर्थ लिया जाता है। तो उसने जवाब दिया, कहा विद्वान की दृग्बचो ब्रूते, विद्वान कैसी वाणी बोलता है, कहा अर्थवत, अर्थवाली वाणी बोलता है जिसमें कोई न कोई अर्थ रहता है। को रोगी, कौन सा व्यक्ति रोगी है, कहा अधातु, जिसके पास धातु नहीं है, वीर्य नहीं है, बल नहीं है, शक्ति नहीं है, वह रोगी है। मैंने उसकी जो स्टेमिना है, स्टेमिना पावर है वो घटा हुआ है, रोग प्रतिरोधी क्षमता घटी हुई है। आजकल तो कोरोना फैला है तो रोग प्रतिरोधी क्षमता घट जाना ही कोरोना है, तेजी से बढ़ जाता है, और उसके लिए तमाम लोग गिलोय आदि का सेवन कर रहे हैं।
तो इसलिए धातु युक्त होना आवश्यक है। धातु माने वीर्यहीन होना, बलहीन होना ही धातु युक्त होना है। तो अधातु कौन रोगी है? जो धातुहीन है, बलहीन है, शक्तिहीन है। और अप्रत्यय को रोगी कस्य नास्तिक है? कौन नास्तिक है? का प्रत्यय, जो प्रत्ययहीन है, विश्वासहीन है, वेदों की प्रामाणिकता आदि पर भरोसा नहीं करता, ईश्वर पर भरोसा नहीं करता, वह प्रत्ययहीन है, विश्वासहीन है, अप्रत्यय। और कस्यास चंद्रम न पश्यन्ति, किस तिथि का चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता? तो कहा प्रातिपदिकम, माने प्रतिपदा तिथि का चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता। तो इसलिए कहा कस्यास चंद्रम न पश्यन्ति, किस तिथि का चंद्रमा नहीं दिखता, उसे कहते हैं प्रातिपदिकम, माने प्रतिपदा का चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता। तो इसलिए हो जाता है अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। तो इस प्रश्न में कुल 4 उत्तर समाये हुए हैं। तो फट से उसने कहा अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्रम। इस सूत्र का व्यवहार किया, चारों उत्तर आ गए। तो मित्रों, आज प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आने वाला जो सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, उसके अंतर्गत जो पहला शब्द है प्रातिपदिकार्थ, उसमें भी आधार शब्द जो प्रातिपदिक है उसकी व्याख्या करने का मुख्य रूप से प्रयास किया गया। इसमें 8-10 सवाल महत्वपूर्ण हैं जिनको संक्षेप में प्रकाशित किया गया, क्योंकि समय का विशेष ध्यान दृश्य में देना रहता है और मुझे लगता है कि 25 मिनट से ज़्यादा समय हो गया है। अतएव हम अपनी बात को इसी के साथ समाप्त करते हैं और इसके अगले भाग में, भाग 3 में लिंग परिमाण वचन और इसके साथ सटे शब्द मात्र, इन सब पर विशेष प्रकाश डालेंगे और विभिन्न उदाहरणों के साथ इसे पुष्ट करने का प्रयास करेंगे। और तब तक के लिए इतना अध्ययन ही मैं पर्याप्त समझ रहा हूँ। इसके आगे की कड़ी इससे जुड़ जाएगी, तब जाकर के पूरा सूत्रार्थ आपके समक्ष व्यवहारित होकर के स्पष्ट होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। धन्यवाद।